गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो यूनिट फर्स्ट चल रही थी, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोगों को करना है कि यूनिट फर्स्ट में जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यूनिट फर्स्ट के। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाभिक स्नेही अभिक्रमक किसे कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफाइल रीजेंट कैसे कहते हैं। तो मैंने नोट्सों में तुम लोगों को पूरा करा दिया है। न्यूक्लियोफाइल रीजेंट क्या होते हैं? कोई भी ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो नाभिक से क्या करते हैं, स्नेह रखते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये क्या करते हैं, ईजिली किसी को भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। केमिकल रिएक्शन में अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, डोनेट कर देते हैं ईजिली। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। ठीक है, तो ये हो गया एक नंबर का एक क्वेश्चन तुम्हारा, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, नाभिक स्नेही अभिक्रमक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा इसी में, क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक किसे कहते हैं। नेक्स्ट बनता है इलेक्ट्रोस्नेही अभिक्रमक किसे कहते हैं, या व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट क्या होते हैं, ये भी मैंने तुम लोगों को करवाया है। कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉनों से क्या रखती है, स्नेह रखती है। ठीक है, कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉनों से क्या रखेगी, स्नेह रखती है। और इलेक्ट्रॉनों से जो स्नेह रखती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। और इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखने के बेस पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखने के बेस पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रो स्नेही अभिक्रमक होती है। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होती है। या फिर ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, ये एक्सेप्ट करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज भी कहते हैं। ठीक है, और कौन सी होती है, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन मैंने 2 टाइप के बताए थे, कुछ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं जिन पर नेगेटिव या चार्ज नहीं होता, फिर भी वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ इलेक्ट्रोफाइल ऐसे होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बन गए हमारे कि न्यूक्लियोफाइल कैसे कहते हैं और इलेक्ट्रोफाइल कैसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है मुक्त मूलक किसे कहते हैं, मुक्त मूलक किसे कहते हैं। ये भी मैंने तुम लोगों को करवाया हुआ है नोट्सों में कि मुक्त मूलक क्या होते हैं। कोई भी ऐसी स्पीसीज जो अपने एक मुक्त इलेक्ट्रॉनों को सहसंयोजक बंध के निर्माण में क्या कर दे, आसानी से डोनेट कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुक्त मूलक, मतलब फ्री रेडिकल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये हो चुका है। और फ्री रेडिकल कौन होते हैं, जिन पर भी रेडिकल साइन आ जाए, कोई भी आर रेडिकल है, बी आर रेडिकल है, सी एल रेडिकल है, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, उसके बाद आता है कि कार्बोकैटाइन, क्वेश्चन नंबर 4। कार्बोकैटाइन किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कार्बोकैटाइन किसे कहते हैं। तो कार्बोकैटाइन किसे कहते हैं, या बोलेगा कार्बोकैटाइन को परिभाषित कीजिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी ऐसी स्पीसीज, और वो भी कौन सी, धनावेशित स्पीसीज। मैंने कार्बोकैटाइन में तुम लोगों को ये करवाया कार्बोकैटाइन की स्ट्रक्चर, कि कोई भी ऐसी धनावेशित स्पीसीज जिसके बाह्यतम संयोजकता कोष में, आउटर बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटाइन कहते हैं। ठीक है, कार्बोकैटाइन अगर क्वेश्चन आ जाए तो लिखाना कि कोई भी ऐसी धनावेशित स्पीसीज जिसके बाह्यतम संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटाइन कहते हैं। और कार्बोकैटाइन के एग्जाम्पल लिखाना कोई भी। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा CH3 पॉजिटिव हुआ, CH3 का
होल्ट वाइज CH पॉजिटिव हुआ, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जो भी तुम्हारा मन हो, IL फेनिल वाले भी एग्जाम्पल कराए हैं, कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर लिख के आना। ऑर्गेनिक का मेन मोटो क्या है तुम्हारा केमिस्ट्री का ही, कि जो भी वो तुम लोगों से थ्योरी पूछे उस थ्योरी में तुम लोगों को अगर एग्जाम्पल आते हैं तो कम से कम एक एग्जाम्पल तो ज़रूर ही करके आए, ठीक है। मेन मोटो बस हमारा ये है। न्यूक्लियोफाइल पूछा है तो न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल लिखना है, इलेक्ट्रोफाइल पूछा था तुम लोगों से तो तुम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल का भी एग्जाम्पल लिख के आना है। ऐसे नहीं कि केवल डेफिनेशन लिख दो और काम हो गया, नहीं। फ्री रेडिकल पूछा है तो फ्री रेडिकल का भी एग्जाम्पल लिख के आओ तुम लोग, ठीक है। और फिर तुम लोगों से कार्बोकेटाइन की डेफिनेशन ही पूछ रहा है, फिर भी तुम लोग कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें कार्बोकेटाइन के एग्जाम्पल लिख के आओ, ज़रूर, कंपलसरी है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कार्बेनाइन किसे कहते हैं। कार्बेनाइन कार्बेनाइन को परिभाषित कीजिए। कार्बेनाइन को परिभाषित कीजिए। अच्छा, कार्बेनाइन को परिभाषित कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, मैंने जितने भी कराए हैं तुम लोगों को इंटरमीडिएट सबकी स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। और कार्बेनाइन की स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या कराई थी? कार्बेनाइन की स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, कार्बन और उस पर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी ऋणावेशित स्पेसीज जिसमें ऋणावेशित कार्बन के बाह्यतम संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बेनाइन कहते हैं, ठीक है। इतना लिखाना और कार्बेनाइन के एग्जाम्पल लिखाना। जो भी एग्जाम्पल याद करो, कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल में एक जैसे चलेंगे, बस कार्बोकेटाइन में प्लस लगाना है, कार्बेनाइन में माइनस लगाना है। अगर फ्री रेडिकल पूछ ले तो प्लस माइनस की जगह एक रेडिकल का साइन लगाना है। इतना सा करना है तुम लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है तुम्हारा कार्बोकेटाइन में संकरण का प्रकार, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन, कौन से प्रकार का इसमें हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है? संकरण का प्रकार एवं उसकी संरचना बताइए, ठीक है। क्वेश्चन है तुम्हारा कार्बोकेटाइन में संकरण का प्रकार बताना है और उसकी स्ट्रक्चर बतानी है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है? मैंने तुमको अभी बोला था, कार्बोकेटाइन कोई भी ऐसी धनावेशित स्पीसीज जिसमें कार्बन के बाह्यतम कोष में क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन में जो संकरण था वो कौन सा बताया था तुम लोगों को? sp2 संकरण। sp2 का मतलब क्या होता है? sp2 संकरण है, एक S और 2 P। sp2 का मतलब है तुम्हारी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी? अगर कार्बोकेटाइन की तुम लोग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर ये बनाई थी हम लोगों ने, ये समतलीय त्रिकोणीय। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होती है? समतलीय त्रिकोणीय स्ट्रक्चर होती है। और उसमें जो बॉन्ड एंगल था वो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का। और स्ट्रक्चर कौन सी है? समतलीय त्रिकोणीय, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर, टीपी। स्ट्रक्चर कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो याद रखना कार्बोकेटाइन के संकरण का प्रकार कौन सा संकरण पाया जाता है? इसमें sp2 संकरण पाया जाएगा। और sp2 संकरण जो होगा उसकी क्या बोलेंगे कि जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी होगी? समतलीय त्रिकोणीय स्ट्रक्चर होती है उसकी। तो ये क्वेश्चन कराओगे आप लोग, कराया भी है, लेकिन ज़रूर से ये और लिख के आना कि कार्बोकेटाइन का संकरण sp2 होता है, स्ट्रक्चर जो है समतलीय त्रिकोणीय, और साथ में उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितना? 120 डिग्री का होता है। ये भी लिख के आना तुम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है
कार्बोकेटाइन की जगह क्या लिखना है, कार्बेनाइन। क्वेश्चन नंबर जो भी है हमारा 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कार्बेनाइन कार्बेनाइन में संकरण का प्रकार, कार्बेनाइन में संकरण का प्रकार एवं उनकी संरचना बताइए। कार्बेनाइन में संकरण का प्रकार और एवं उनकी संरचना बतानी है। इस बार कार्बोकेटाइन नहीं पूछा, कौन पूछ रहा है, कार्बेनाइन। तो देखो कार्बेनाइन में क्या करना है, तुम लोगों को पहले बताया था कार्बेनाइन कौन होता है, जिसके बाद हम संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन। फिर मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसकी संकरण जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, sp3। अब sp3 में तुम लोग बोलोगे कि मैडम यहाँ तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लेकिन बॉन्ड कितने दिखाई पड़ रहे हैं, 3। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से केवल 3 जो संकरित कक्षक है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी की एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन प्रेजेंट होगा, लॉन पेयर, ये नेगेटिव वाले जो लॉन पेयर है वो प्रेजेंट हो गए। इसीलिए इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो अमोनिया के समान क्या होती है, त्रिकोणीय पिरामिडीय, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, अमोनिया के जैसी होती है। क्या लिख के आओगे तुम लोग, अमोनिया के जैसी स्ट्रक्चर होती है। कौन सी होती है, त्रिकोणीय पिरामिडीय। पिरामिडीय, त्रिकोणीय पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें लिखना तुम कि कार्बेनाइन का जो संकरण होता है वो sp3 होता है, जिसमें से 4 संकरित कक्षक है और 4 संकरित कक्षक में से 3 संकरित कक्षक जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी की एक जो संकरित कक्षक है उसमें कौन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए इसकी जो संरचना होती है वो अमोनिया के समान त्रिकोणीय पिरामिडल होती है, ठीक है। ये करके आना है तुम्हें। तो ये क्वेश्चन हो गए तुम्हारे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बोल रहा है कि कार्बोकेटाइन को उनके बढ़ते हुए स्थायित्व के क्रम में क्या करना है, तुम लोगों को व्यवस्थित करना है कि कार्बोकेटाइन का जो स्थायित्व है वो कैसा है, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें कि कार्बोकेटाइन को उनके बढ़ते हुए स्थायित्व, स्टेबिलिटी के क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम स्टेबिलिटी की देखते हैं। जब स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो इसमें एक तो ये दिख रहा है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक ये भी 1 डिग्री में ही आता है, इसमें केवल एक ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद 2 डिग्री भी है और 3 डिग्री भी है। और हम लोगों को पता है कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में कंपैरिजन करें तो किस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, 3 डिग्री की, क्योंकि मैं तुम लोग को ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ। कार्बोकेटाइन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे उतने ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी है वो किसकी है इसमें, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी। इसका आंसर क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की। तो CH3 कहाँ लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो CH3 का होल थराइज C+, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसकी है। इससे कम जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी होगी, 2 डिग्री की, क्योंकि इसमें जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या लग रहा है इसके कंपैरिजन में कम, क्योंकि वहाँ 3 डोनर है, यहाँ कितने डोनर है, केवल 2 ही डोनर है, ठीक है। यहाँ कितने डोनर है, केवल 2 ही डोनर है। तो इससे कम इसकी क्या हो जाएगी स्टेबिलिटी। अच्छा 2 डिग्री से कम किसकी होती है, 2 डिग्री से कम स्टेबिलिटी होती है 1 डिग्री की, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2+। ये मैं तुम लोगों को करा चुकी हूँ पहले। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, 3 डिग्री की, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। 3 लॉन पेयर, सॉरी 3 डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ 2 डोनेटिंग है और यहाँ केवल एक ही डोनेटिंग ग्रुप है। उसके बाद आएगा ये CH3, ठीक है, उसके बाद आएगा CH3, क्योंकि यहाँ कोई डोनर नहीं है, यहाँ एक भी डोनर नहीं है, यहाँ एक डोनर है, यहाँ 2 डोनर है, यहाँ 3 डोनर है, यहाँ प्लस चार्ज नहीं है, प्लस
आई इफेक्ट यहाँ इससे ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में 3 डिग्री कार्बोकैटाइन पर और भी ज़्यादा है। तो ये हो गया तुम्हारा कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का बढ़ता हुआ क्रम। इस प्रकार से तुम लोग को आंसर करके आना है, कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आंसर लिख देना है ऐसे करके, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट देखो, सॉरी हो गई, चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया अपने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है तुमसे? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्न मुक्त मूलकों को, फ्री रेडिकल को, उनके स्थायित्व के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब तुम लोग को याद होगा कि मैंने जब तुम लोग को कार्बोकैटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल ये इंटरमीडिएट कराए थे, तब तुमको एक ही चीज़ बताई थी, कार्बोकैटाइन के जस्ट सिमिलर कौन होता है? फ्री रेडिकल होता है, और अपोजिट कौन होता है? कार्बोएनाइन। इसका मतलब ये भी सेम टू सेम कार्बोकैटाइन की तरह है। कार्बोकैटाइन की तरह कैसे कि कार्बोकैटाइन में 1 डिग्री के कंपैरिजन में 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, 2 डिग्री के कंपैरिजन में 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा, यहाँ भी कुछ ऐसा ही। और 3 डिग्री के कंपैरिजन में जिसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा। तो अगर हम लोग यहाँ स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो, एक 1 डिग्री हो गया इसमें, एक 2 डिग्री हो गया और एक 3 डिग्री हो गया। वैसे 1 डिग्री ये इसको माना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और एक CH3 रेडिकल। अगर हम इसमें क्या करें, स्थायित्व के घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम मतलब सबसे ज़्यादा स्थायित्व, सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो कार्बोकैटाइन के जस्ट सेम है ये, ठीक है। कार्बोकैटाइन का क्या है? बिल्कुल जस्ट सेम है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी मानेंगे ना, मैंने कार्बोकैटाइन में कराई थी, जिसमें जितनी ज़्यादा अल्टरनेट क्रम में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होते हैं, उसमें उतना ज़्यादा रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा बनेंगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? C6H5। C6H5 मतलब इसमें बेंजीन वाले आ गई ना, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है? सबसे ज़्यादा है। इससे कम जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी होगी? 3 डिग्री की, CH3 का होल थ्राइज C रेडिकल। और इससे जो कम स्टेबिलिटी है वो किसकी होगी? 2 डिग्री की, CH3 का होल ट्वाइज CH रेडिकल। और सबसे कम जो स्टेबिलिटी है वो CH3 रेडिकल की, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का क्या हो गया? घटता हुआ क्रम हो गया। बढ़ता हुआ बोलता तो फिर हम उधर से लिखते, और ये घटता हुआ सबसे ज़्यादा फेनिल वाले की, फिर 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और फिर CH3 की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मुक्त मूलक के स्टेबिलिटी की, यानी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के घटता हुआ क्रम। इसको कर लेना नोट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक को पृथक कीजिए। निम्नलिखित में से क्या करना है? नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक को तुम लोगों को अलग अलग करना है। कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले इसमें कौन दे रखा है? Cn माइनस, OH माइनस, NO प्लस, NO2 प्लस, BF3, RNH2, Cl, ROH और ZnCl2। तो देखो आंसर क्या करना है? आंसर बोल रहा है कि इसमें से नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही को अलग करो। तो हम लोग क्या करेंगे? हम एक नाभिक स्नेही और दूसरा बनाएंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है, 2 बना लिए कॉलम। अब देखो नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, पिछली वीडियो में जाके देखना। नाभिक स्नेही कौन होते हैं? जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेवियर करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होते हैं? जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता फिर भी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप की तरह बिहेवियर करते हैं। सबसे फर्स्ट देखो Cn माइनस, Cn माइनस कहाँ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल में, ठीक है। Cn माइनस कहाँ गया हमारा? न्यूक्लियोफाइल में। दूसरा देखो OH माइनस, ये भी डोनर है, ये भी कहाँ है? न्यूक्लियोफाइल है हमारा। फिर देखो NO2 प्लस, NO2 प्लस प्लस आते ही किस में चला जाएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल में। उसके बाद BF3, BF3 की कहानी, बोरोन से 3 कौन जुड़े हैं? F जुड़े हैं। तीनों F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तीनों F बोरोन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बोरोन पर पार्सली क्या जनरेट होगा? पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। तो BF3 भी कौन है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग का मतलब कौन हो गया? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद देखो RNH2, जो भी एमीन होती है तुम्हारी, जो एमीन होती है वो कैसी होती है? डोनेटिंग नेचर की होती है, क्योंकि उस पर लॉन पेयर भी है। और नाइट्रोजन से कौन जुड़े हैं? हाइड्रोजन और कार्बन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और उस पर प्लस लॉन पेयर भी इजीली किसी की भी हेल्प कर सकता है। तो एमीन जो है वो कैसी होती है? डोनेटिंग नेचर की। तो RNH2 किस में जाएगा अपना?
न्यूक्लियोफाइल में, ठीक है। उसके बाद देखो Cl प्लस आ गया, सीधा कहाँ भेज दो इसको, इलेक्ट्रोफाइल में, ठीक है। उसके बाद देखो ROH एल्कोहल, एल्कोहल से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन, एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों से ही ज़्यादा होती है, और उस पर प्लस दो लोन पेयर भी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ईजिली इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है। तो ROH जो भी है वो किस में, न्यूक्लियोफाइल में, ठीक है। ROH कौन है अपना, न्यूक्लियोफाइल। अब बचा है ZnCl2, ZnCl2 जो है वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें वेकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये होता है अपना इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके से तुम लोगों को इसमें से छांटने होंगे कि कौन तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है और कौन इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो आप लोग। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही को पृथक कीजिए। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, फिर से सेम क्वेश्चन है, तो आंसर भी हम लोग सेम ही देंगे। एक तो हम लोग लिख लेंगे कौन, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है, और एक है अपना नाभिक स्नेही। तो देखते हैं, अलग अलग करते हैं। सबसे पहले NH3 अमोनिया, अमोनिया कैसी होती है, डोनेटिंग नेचर की, ये कौन है तुम्हारा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दूसरा C6H5NH2 एनिलिन, ये भी कैसी है तुम्हारी, डोनेटिंग नेचर की, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कौन आ गया तुम्हारा, Br प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल। FeCl3, FeCl3 कौन है तुम्हारा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये भी D ब्लॉक का है, आयरन, और इसके वेकेंट d ऑर्बिटल क्या होता है, प्रेजेंट। AlCl3 ये भी कौन है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग। CH3+ ये भी कौन है भाई, इलेक्ट्रोफाइल। CH3- माइनस आ गया, ये कौन हो गया तुम्हारा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। फिर आता है R3N, ये भी कौन है तुम्हारा, न्यूक्लियोफाइल ही है, R3N। तो इस प्रकार से तुम लोग क्या कर सकते हो, इनको अलग कर सकते हो, ठीक है। NH3, C6H5NH2 और तुम्हारा ये कौन हो गया, CH3- और R3N, ये सब कौन है तुम्हारे, न्यूक्लियोफाइल, और बाकी के कौन है, ये इलेक्ट्रोफाइल। इस प्रकार से तुम लोग इनको क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये अपना, 9 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, और 10 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ नियम लिखिए। तो मार्कोनिकॉफ के लिए मैंने वीडियो दे दी थी। मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है, जब भी किसी असिमेट्रिक एल्कीन पर हम लोग क्या करते हैं, HBr का योग करते हैं या किसी अभिक्रमक का, तो प्लस कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, माइनस कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। सेज्जेफ नियम बताता है कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्थायी होती है, कम प्रतिस्थापी या अधिक प्रतिस्थापी। तो सेज्जेफ के अकॉर्डिंग अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन क्या होती है, ज़्यादा स्थायी होती है। इन दोनों की वीडियो मैंने डाल दी है, आप देख लेना। नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। थैंक यू।